अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस, आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे जो कंट्रोल्स हैं कैश एंड बैंक के हवाले से। उनको अप्रोच आई बिलीव आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और आ जानी चाहिए, क्योंकि सेल्स के भी देख लिए आपने, परचेज के भी देखे हैं, पे रोल के भी देखे हैं, सब में वो एक ही अप्रोच फॉलो कर रहा है। एंड दैट अप्रोच इज़ कि आप सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करें एरिया के अंदर, ठीक है। फिर उन्हीं रिस्क को सिर्फ नज़र में रखते हुए आपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, जो कि इंतहाई सिंपल है। रिस्क का ऑपोजिट ही है कि भाई रिस्क ये है, रिस्क क्या कि चोरी हो रही है, ठीक है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या कि चोरी नहीं होनी चाहिए। इतना उसने आसान सलीस इंग्लिश सलीस उर्दू में आपको बता दिया है। फिर जो जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं अब उनको किस तरह से अचीव करना है। टू अचीव दोज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स यू मस्ट हैव सर्टन प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल एक्टिविटीज़। ये कंट्रोल एक्टिविटीज़ बन गई। जो जो उन्होंने कंट्रोल एक्टिविटी बोली है ना कि भाई हमारे पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या, सिंपली ऑब्जर्व कर लो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है या नहीं। इन सिंपली डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर लो कि उनके ऊपर डिफरेंट साइंस हैं या नहीं। उन्होंने कहा अगर सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होंगी चीज़ें, इंस्पेक्ट करो भाई सीक्वेंशली प्री नंबर्ड हैं या नहीं। टेस्ट डाटा करके रीपरफॉर्म करो। ये मैं वर्ड्स वो यूज़ कर रहा हूँ जो 7 प्रोसीजर्स में आने हैं, ताकि आप लोगों को फेमिलियर आप हो जाएं थोड़ा कि यार ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता प्रोसीजर्स बनाना। आपने उन्हीं के मुताबिक ही करना होता है, बस उनका आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए किसका क्या है। तो भाई आप इजीली कर सकते हैं। बात आ रही है समझ? तो ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, वरना मैं बार बार आपको ये बावर करवाता रहता हूँ कि मसाइल हो जाएंगे आपके लिए अगर आपको कंसेप्चुअली चीज़ों का नहीं पता। वे सैलरी वेजेस वाला मैंने कल आप पे छोड़ा था और मैंने कहा था क्वेश्चंस पूछ लें। एक दो ने शायद पूछे हैं पर्सनल भी, तो देख लें बाकियों का। अगर मैं फिर यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही है और आप चल रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरा मैं ये समझ लूँ कि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। मेरे ख्याल में सेकंड वाली बात ज़्यादा रिलेट कर सकती है। अच्छा जी, अब बैंक एंड कैश सिस्टम आ गया भाई। बैंक एंड कैश सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली हमारा देखें, इसमें भी डिफरेंट तरह के हमारे रिस्क हो सकते हैं। बैंक और कैश अगर आप देखें ना मैनेजमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैनेजमेंट को सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस वगैरह उन सबसे ज़्यादा जो उनका लगाव है या सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उन्हें जिस चीज़ की होती है वो कैश फ्लोज हैं। वो कहते हैं कैश कितना है वो बताओ हमें। मैनेजमेंट जो है वो तो इतना अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो भी नहीं करना चाहती। वो तो कहती है यार भाई कैश बेसिस पे बताओ, पैसा आया कितना है, पैसा गया कितना है, पैसा अगले 10-15 दिनों में मैंने कितना देना है, कितना लेना है, मुझे सिर्फ कैश का बताओ। कैश या बैंक, मतलब बैंक भी साथ ही है, ठीक है। उनका बड़ा ही फोकस्ड एक एरिया होता है। और अब इसको भी ऑब्वियसली आपने टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करने हैं इसके ऊपर। और उनसे पहले अगेन वही बात कि इनके अंदर रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, हम वो रिस्क देख लें। उन्हीं रिस्क के अगेंस्ट हमें कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स का आइडिया हो जाए और कंट्रोल्स का पता हो। क्योंकि दोबारा वही बात है कि भाई पहले तीनों स्टेप्स किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट है, दो शावल गवर्नेंस की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिज़ाइन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंश्योरिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दोज इंटरनल कंट्रोल। ये उनकी जिम्मेदारी है। ऑडिटर ने टेस्ट करना है, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग तो लेनी है ना भाई। अंडरस्टैंडिंग तो लेनी है हमें। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें अंदर बाहर उनका सारा पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलें जी, रिस्क एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। वो बैंक वगैरह के बारे में वो कहते हैं क्या सबसे एक सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। हो सकता है कि हाई ऑडिट रिस्क इसमें ना हो। मिसाल के तौर पे जहाँ पे होती ही सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं या मेजॉरिटी जो है ट्रांजेक्शन बैंक्स में होती हैं, वहाँ पर रिस्क इतना नहीं ज़्यादा होता। कैश जहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ना कि भाई कैश के अंदर ट्रांजेक्शन, उधर होता है कि यार मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का रिस्क, आपको पता फ्रॉड हो सकते हैं, कैश जेब में डाल के ले गए या आए ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुए, उधर ज़्यादा रिस्क होते हैं। लेकिन अगर बैंक में है तो बैंक में रिस्क तो बेशक है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होते, ऑल्दो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो उसको भी हमें देखना है। वो कहते हैं ऑडिटर विल बी पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिश दैट ऑल रिसीट्स बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन रिकॉर्डेड। वो कहते हैं हमारा जो मेन कंसर्न है ना वो कंप्लीटनेस की असर्शन का है, ये नहीं है कि बाकियों का नहीं है। देखो लॉजिकली ज़रा बताएं, एग्जिस्टेंस का इतना इधर रिस्क नहीं होगा। देखो मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट की इंटेंशन समझे ना। एक आप ह्यूमन बनते हुए अगर देखें, बनते हुए मतलब आप ऑलरेडी नहीं है, कि इंसानी तौर पे अगर
मेरे पास एक चीज़ पड़ी हुई है, उसको मैं छुपाने की तरफ तो ज़रूर जाऊंगा। कैश की अगर मैं बात करूँ ना, उसको मैं छुपाना तो ज़रूर चाहूँगा, लेकिन किसी और का कैश मैं अपने पास क्यों दिखाना चाहूँगा भाई? मैं उसको किसी और के बैंक के पैसे अपने अकाउंट के अंदर क्यों रख के बैठा रहूँगा, जबकि वो पता लगे कोई ऑडिट ओपन हो गया एफपीआर की तरफ से, वो मेरी इनकम के अंदर डाल दें। तो आम तौर पे इधर क्या होता है, जैसे कि पाकिस्तान में रेवेन्यू को ओवर स्टेट करने का रिवाज नहीं है, अंडर स्टेट करने का रिवाज है। अनलेस आपने बैंक से कर्जा लेना हो, मकसद होता है ना पीछे, मकसद क्या है आपका। तो पाकिस्तान में आम तौर पे रेवेन्यू को अंडर स्टेट करने का रिवाज है। क्यों? क्योंकि टैक्स चोरी करना है, टैक्स इवेड करना है। बचाना नहीं, मैं से कहूँगा बचाना क्या है, चोरी है सिंपल। अगर आप अंडर स्टेट कर रहे हैं, जो होती है ना टैक्स अवॉइडेंस, वो तो मतलब वो तो रूल्स के अंदर खेलते हुए, प्ले करते हुए आपने करनी है ना। लेकिन अगर आप शो ही नहीं कर रहे तो वो मतलब वो क्या बात हुई, इसमें कमाल क्या है? ठीक है। अच्छा, और बैंक के बारे में या कैश के बारे में बात करें तो इसको भी छुपाना ये ज़्यादा यहाँ पर रिस्की चीज़ है। इसलिए हमारा फोकस होता है इसकी कंप्लीटनेस के ऊपर। ये बात नहीं है कि बाकियों पे नहीं है, नहीं, हमने एजर्शन, हर एजर्शन को टेस्ट करना होता है। हम इसकी एग्जिस्टेंस भी देखते हैं। बैंक कंफर्मेशन लेटर इसलिए तो भेजते हैं बैंक को कि भाई यार बैंक स्टेटमेंट तो आपकी आ गई है, लेकिन हमें डर है कि कोई फेक ना बनाई हो, आप भी ज़रा बैलेंस इसका कंफर्म करें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मतलब इंपॉर्टेंट वो भी चीज़ें हैं, लेकिन होता है ना कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्क बेस्ड अप्रोच पे हम चल रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है यार पहले रिस्की एरियाज जो चीज़ें हैं उनको तो देखें ना, बाद में टाइम मिला दूसरों को भी देख लेंगे। ठीक है। तो क्योंकि बड़ा ही डिसिप्लिन्ड होता है ऑडिट, बड़ा आपने सोच समझ के लेकर चलना होता है चीज़ों को। तो नहीं, वो कहते हैं कंप्लीटनेस हमारे लिए ज़्यादा अहम है। अब वो कैश की बात कर रहा था, टर्म कैश इज यूज बिलो टू मीन बोथ नोट्स एंड कॉइन्स। कैश कहता है जहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा, इससे करेंसी नोट भी हैं, सही है, और कॉइन्स भी हैं, सिक्के। सिक्के होंगे, अब अहमियत नहीं रही पाकिस्तान में तो इतनी। एंड ऑल्सो मनी इन अ बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं वो भी कैश से मुराद है। मैनी एंटिटी ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय अरेंजिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स थ्रू बैंक। वो कहते हैं ये लॉजिकल बात है कि कैश चोरी हो रहा है, वो कहते हैं यार चलो ऐसे करो, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स किया करो, ना ढोला उसी ना रोला उसी। ठीक है। तो कैश पड़ा होगा तो चोरी होगा, पड़ा ही नहीं हुआ तो चोरी होने के कम चांसेस। कैश पेमेंट्स आर ऑल्सो एन एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क, इसमें भी है। पेमेंट्स माइट बी मेड टू अनऑथराइज पर्सन, इंडिविजुअल्स वगैरह, उनको आप कर सकते हैं। ठीक है। या जिसको 10 साल जाना तो उसको 20 साल कर दिया पे, मसाइल हो सकते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा सम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखें उसने रिस्क नहीं आपको ऊपर बताए। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो रिस्क पूछेगा नहीं, पूछेगा ज़रूर वो। अब अगेन कल वाली बात जो मैंने कल भी शायद आपकी थी, वो अब समझ रहे हैं कि आप मैच्योर हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को एब्जॉर्व करना स्टार्ट हो गए हैं। अब वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको देखें। आप लोग जब स्टार्ट आपने अकाउंटिंग पढ़नी स्टार्ट की होगी तो आपने जर्नल एंट्रीज करते होंगे। पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, वो इधर डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, इस तरह करके। फिर वो बल्कि डेट डालते होंगे, तो डेट डाली, डेबिट क्रेडिट किया, अमाउंट्स डाली यहाँ पे, फिर अगली डेट लाइन लगाई, और इस तरह। बल्कि उससे भी थोड़ा पीछे स्टेप पे चले जाए तो नरेशन भी लिखते होंगे, नरेशन नीचे लिखते होंगे ये क्या चीज़ है, परचेज इक्विपमेंट। ठीक है, इस तरह। फिर आप थोड़े से बड़े हुए, आपको जब जर्नल एंट्री समझ आ गई, अब वो आप डायरेक्ट लेजर बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको पता भी नहीं चला कि आप कब इस स्टेप पे आ चुके हैं। ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ऐसे। आप डायरेक्ट लेजर्स बनाने लग गए, आपका दिमाग माशाल्लाह इतना फंक्शन करने लग गया कि आप डायरेक्ट उधर आ गए। इसका मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके पास चीज़ें आप समझने लग जाते हैं ना, तो आप फिर उनको समराइज वे में करने की कोशिश करते हैं। आई कैप ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आपको समझ आ चुकी है, रिस्क ढूंढने हैं, पहले उस रिस्क के अगेंस्ट कंट्रोल्स ढूंढने हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट इंटरनल कंट्रोल्स बनाने हैं, उनके अगेंस्ट टीओसीज करने हैं। कहता है आपको समझ आ गई है। अब वो कभी कभी बीच में क्या करता है, 2-3 चीज़ों को मिक्स या इकट्ठा इंटीग्रेट करके बता। अभी उसने इधर रिस्क है ही हल्के से बता दिए हैं कि कंप्लीटनेस का रिस्क हमें लग रहा है, हमें रिस्क लग रहा है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट ना हो जाए। ठीक है, उसने क्लियर नहीं बताया, लेकिन आपको पता होने चाहिए। अगर आपको कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएँ तो क्या आप इससे रिस्क निकाल सकते हो? अगर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएं, चलें अगर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताया जाए, आपका मैं कहता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, टीओसीज बताए जाएं, तो आप उससे रेलेवेंट कंट्रोल ढूंढ सकते हो।
भाई टीओसी होता ही है कि किसी कंट्रोल को टेस्ट किया गया है, तो टीओसी के अंदर जो कंट्रोल टेस्ट किया जा रहा होगा वही तो कंट्रोल है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जी वेरीफाइड दिस सीक्वेंशली प्री नंबर्ड इनवॉइसेस, सही है, या इंश्योर्ड दैट द इनवॉइसेस आर सीक्वेंशली प्री नंबर्ड, ये मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया है। तो कंट्रोल क्या होगा? कंट्रोल ये होगा कि इनवॉइसेस मस्ट बी सीक्वेंशली प्री नंबर्ड, ये मेरा कंट्रोल था जिसको मैंने टीओसी कर लिया। बात आ रही है समझ? ठीक है। अब अगर उसी कंट्रोल से मैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के ऊपर आना चाहूँ तो क्या मैं आ सकता हूँ? मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। उसी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से मैं रिस्क के ऊपर आना चाहूँ, मैं आ सकता हूँ? आ सकता हूँ। ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल एक करते हैं ट्राई। जैसे उसने कहा ये 4 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं आमतौर पे। ऑल मनी रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड, क्योंकि कंप्लीटनेस का मसला हमें रिस्क था, उसने उसके अगेंस्ट ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाया। तो ऑल मनी रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड अगर आपको बोला रहे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, तो रिस्क आप क्या होगा? आपका रिस्क यही होगा ना कि भाई ऑल मनी रिसीव्ड माइट नॉट बी रिकॉर्डेड। ये रिस्क था भाई मेरा, ये मेरा क्या था? रिस्क था। इसके अगेंस्ट मैंने ऑब्जेक्टिव क्या बना दिया? ऑल मनी रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड, कि भाई मैं सारी रिकॉर्ड कर लूँ तो मेरा ये अगर मैं मकसद अचीव कर लूँ तो ऑब्वियसली मेरा रिस्क तो ख़त्म हो गया। आ रही बात समझ? फिर वो कहते हैं ऑल मनी रिसीव्ड इज बैंक्ड, ये मेरा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है कि जो जो पैसा मेरे पास आता है वो मैं बैंक में डाल देता हूँ। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया कि क्योंकि हो सकता है कैश मेरा मिस अप्रोप्रिएट होता, तो मैंने रिस्क क्या बना लिया इसकी बेस पर कि मैं बैंक में क्यों लेके जाना चाह रहा हूँ पैसों को, क्योंकि देयर इज़ अ रिस्क दैट कैश माइट बी स्टोलन और मिस अप्रोप्रिएटेड। ये मेरा रिस्क था, इसको मैंने क्या कहा यार कैश रखो ही ना बैंक में। अच्छा, फिर मैंने कहा ऑल मनी हेल्ड एज चेक्स नोट्स एंड कॉइन्स इज प्रॉपरली सेफ गार्डेड। ये मैंने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, मेरा मकसद है कि यार मेरे जितने भी पैसे हैं, कॉइन्स हैं, कैश है, वो सेफ गार्ड हों। तो रिस्क मेरा क्या होगा इसके अंदर? मेरा रिस्क ये था कि भाई जी जो कॉइन्स हैं, जो कैश वगैरह है, वो चोरी हो जाता है, वो उठा लिया जाता है। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस है उस तक किसी की, ये मेरा रिस्क है। मैंने कहा इसको सेफ गार्ड कर लो। ठीक है। फिर जी ऑल पेमेंट्स है प्रॉपरली ऑथराइज, भाई ऑथराइज होनी चाहिए। तो मेरा रिस्क क्या था कि जी पेमेंट्स अनऑथराइज लोगों को जा रही हैं, पेमेंट अपनी लिमिट से ज़्यादा की पेमेंट कर देते हैं, अनऑथराइज लोगों को या इदारों को, इंडिविजुअल्स को पेमेंट कर देते हैं। ये मेरा रिस्क था। तो मैंने कह दिया यार ऑल पेमेंट्स आर ऑथराइज, ये ऑब्जेक्टिव अगर मैं बना लूँ। अब इसको बनाना किस तरह से, वो आगे कंट्रोल्स हैं, बात कर रहे हैं, फॉलो या नहीं करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलें जी आए ज़रा। उसने कहा कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, उसके प्रिंसिपल कंट्रोल टीओसी। जैसे उसने कहा ऑल मनी रिसीव्ड इज़ रिकॉर्डेड, ये मेरा मकसद है कि भाई तमाम पैसा जो मेरे पास आया है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ये ना हो कि जेबों में पैसे जा रहे हैं, इधर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे। चलो जी, प्रिंसिपल कंट्रोल सबसे पहला ऐसी चीज़ के लिए जब हो ना एक चीज़ के, मेरी वैसे आदत नहीं है, मैं आपको कि रट्टा ना मार लेना इस बेस को कि अब मैंने एक लाइन बोल दिया तो आप इसको रट्टा ही कर लें। वैसे एक आपको बताने लगा प्रैक्टिस की बेस पर कि आम तौर पे जब ऑथराइज करने की चीज़ें हो जाएं या मसाइल इस तरह के हो गया जिसके अंदर आपको लग रहा है कि अगर एक बंदा कर रहा होगा तो फ्रॉड आएगा, तो आपने वहाँ पे हमेशा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ डाल देना है। अब देखो यहाँ पे ऑल मनी रिसीव्ड इज़ रिकॉर्डेड, हो सकता है रिस्क ये हो कि यार पैसा आता है रिकॉर्ड नहीं होता, क्यों? क्योंकि जिसके पास आता है रिकॉर्ड करना भी उसी की जिम्मेदारी है। तो यार ये तो कितना बड़ा जुल्म आप अपने आप पे कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा आता है, मैंने ही रिकॉर्ड भी करना है, तो मैं क्यों रिकॉर्ड करूँगा? मैं ऐसे या करूँगा कि भाई 10 में से इतने कर लिए, बाकी बात आ रही समझ? जैसे आप देखें कि वो वार्डन्स, ट्रैफिक वार्डन्स का अक्सर ये होता है ना, उन्होंने एक असल वो स्लिप रखी होती थी, आजकल तो वो उधर करवाते हैं ना पे ई पे, ठीक है, वो जैज़ कैश वगैरह में करवा लेते हैं चलान पे। अदरवाइज़ पहले क्या था वो कैश भी ले लेते थे कि यार हाँ हम करवा देंगे, और उन्होंने एक फ़ेक बुक रखी होती थी स्लिप की। और देखें अगर उसी बंदे ने ही रिकॉर्ड करनी है, स्लिपें भी उसी ने बनानी है और कैश भी उसी ने रिसीव करना है, तो वो भाई फेक स्लिपें बना के देता रहेगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ तो होनी चाहिए। तो उन्होंने भी देखो कहा कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, हैंडलिंग ऑफ कैश वाला बंदा और होना चाहिए, अकाउंटिंग वाला, रिकॉर्डिंग वाला और होना चाहिए। अब इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है यार? वो कह रहे हैं कि हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगाई है, देख लो यार लगाई है कि नहीं। किस कदर आसान है, किस कदर आसान है अगर हमें अप्रोच समझ आ जाए। मेरे ख्याल में आपको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन मज़ा नहीं सिर्फ लेना, इसको जो है प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ ये मज़ा गायब भी हो जाता है। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा मज़ीद हम
ने कहा रिसीट्स के ऊपर स्पेसिफिक कोई कंट्रोल लगा दें, ठीक है। जैसे उसने कहा कंट्रोल ओवर रिसीट्स बाय पोस्ट, अगर कोई आपको पोस्ट करता है, पोस्ट से मुराद है कि लिफाफे भेज दिए हैं, कोरियर भेज दिया है, पार्सल आ गया, उसके अंदर पैसे हैं, उनका क्या किया जाए? उधर भी सेग्रीगेशन ड्यूटीज़ भाई लगाएं। खोलने वाला बंदा कोई और हो, रिकॉर्ड करने वाला बंदा कोई और हो, या उधर आप कैमरा भी लगा सकते हैं, सीसीटीवी भी लगाओ कि सिर्फ उसी जगह पर ओपन हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो कंट्रोल्स आप खुद से भी डिवाइस कर सकते हैं। उसने कहा देयर शुड बी सुपरविजन ऑफ द ओपनिंग ऑफ ईमेल ऑफ मेल, मेल मतलब वो खत जो है सुपरवाइज करे, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन उसको देख रहा हो, या ऑटोमेट कर दे, कैमरा लगा हो वो देख रहा है। फिर देयर शुड बी अ लिस्टिंग ऑफ ऑल मनी रिसीव्ड, लिस्टिंग होनी चाहिए। लिस्टिंग से मुराद क्या है? लिस्टिंग से ये होता है कि जी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख लें कि जी 500 वाले कितने नोट थे? 3 थे। 1000 वाले नोट कितने थे? 4 थे। 50 वाले नोट कितने थे? 2 थे। इस तरह करके तो ये आप इस तरह टोटल बना देंगे कि यह 4000 रुपये है, ये 1500, ये आपका हो गया 100, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन वॉटेवर आपका मेरे ख्याल में 5600 हो गया, ठीक। ये लिस्टिंग है किस्म की, आपने लिस्ट डाउन कर दिया कि ये तरीकाकार है। और दूसरा लिस्टिंग से मुराद ये भी लिया जा सकता है कि डिफरेंट पार्टीज से पास पैसे आए हैं तो पार्टीज़ के नेम लिखी जाएँ आप यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मिस्टर अली, उधर से पैसे हैं जी 20,000 रुपये है, वो आपने लिख लिया। आप लिख लीजिए XYZ लिमिटेड, उन्होंने हमें पैसे भेजे हैं 15,000, तो इस तरह करते रहे, ठीक है। तो ये भी इजी है, क्यों इसको बाद में वेरीफाई भी किया जा सकता है कि आप रेलेवेंट पार्टी से भी सैंपल बेसिस पे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई, वैसे भी जब आप उसका उनसे लेजर भी मंगवा सकते हैं, यार आप अपना भी ज़रा लेजर भेजें, मैं वहाँ से भी हम देखना चाह रहे हैं आपने हमें कितने पैसे भेजे हुए हैं, तो उधर से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं नहीं मेल एंड चेक्स शुड बी डेट स्टैम्प्ड, उनके ऊपर डेटें लगी होनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है कि जो चेक हैं, चेक के ऊपर भी डेट लगी हो, पता हो कि यार ये कब का चेक है, और जो मेल जो लेटर आया उसके ऊपर भी डेट लगा दें, उस डेट की है, ठीक है। बात आ गई समझ? अब इसके कंट्रोल्स, अच्छा ओवर बाय पोस्ट में आ गए, इसमें TOC आ गया बेसिकली। तो उसने वही बात उधर क्या कही थी, या सुपरविजन होनी चाहिए। यार भाई देख लो कि सुपरविजन हो रही है कि नहीं, देख लो कि सेग्रीगेशन ड्यूटीज़ उधर है हो रही है या नहीं। उन्होंने कहा डेट स्टैंप होनी है, देख लो डेटें लगी हुई हैं कि नहीं यार, सिंपल। कैश सेल्स के ऊपर वो कुछ कंट्रोल बताने लगा। उसने कहा ओनली अ रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय शुड ऑथराइज टू रिसीव कैश। ज़बरदस्त जी, हर बंदा कैश रिसीव नहीं करेगा, कैश सेल वाला रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे। देख लो भाई उधर जाकर कितने के रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसने हर चीज़ यहाँ पे कंट्रोल्स में लिखी हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे नज़र नहीं आई ये वाली बात, अब देखें इस हर कंट्रोल का TOC होना लाजमी है, ठीक है। या तो इधर लिखो ना, लिख लिया तो भाई उसका TOC भी करो ना। आपने कहा ओनली रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय शुड बी ऑथराइज टू रिसीव द कैश, तो आप ये चेक कर लें, ठीक है। चेक द ऑथराइज एम्प्लॉयज़, वो उनको चेक करें। चेक द सिग्नेचर ऑन रिसीट ऑफ कैश, उसके ऊपर देखें सिग्नेचर मैच कर रहे हैं एक ही, या जो भी बंदे हैं जिनके नाम दिए हो क्या उन्हीं के सिग्नेचर हैं। देन कैश टिल्स, टिल्स से मुराद है कि आपके वो गला जैसा कहते हैं, गला, गले का पता नहीं इसमें कैश पड़ा होता है। कैश टिल्स एंड टिल रोल्स शुड बी यूज टू रिकॉर्ड कैश सेल्स, ठीक है। ये आपका उस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए कैश सेल, ठीक है। देन अनदर, तो वो भी आप उधर सिंपल देख लेंगे क्या उसी तरह हो रही है। चेक अमाउंट्स इन रिसीट्स बुक्स और ऑन टिल रोल्स टू पेइंग इन स्लिप्स द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, सबके साथ वेरीफाई कर लें जी कि जो रिसीट हुई हैं वो रोल्स होते हैं, उधर आपने मेंशन करे होते इतना इतना पैसा आया इस बंदे से, ठीक है। उसके साथ भी मैच कर लें, गले के साथ भी मैच करें कैश कितना पड़ा हुआ है। फिर अगर वो कैश आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में तो उधर से भी देखें, क्योंकि इधर टिल रोल में भी लिखा होगा यार इतने पैसे बैंक में चले गए, बैंक स्टेटमेंट में देख लें उधर आए हैं कि नहीं इतने, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है। फिर आगे ऑल मनी रिसीव्ड इज बैंक, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव था। तो इसमें भी कंट्रोल ये हो सकता है कि जी डेली जमा करवाएं, मतलब पिछले दिन के जितने भी सेल्स है कैश की या जो भी रिसीट्स हैं कैश की किसी भी सूरत की, अगले दिन सुबह 10 या 11 बजे तक आपने बैंक में जमा करवाने हैं, ये आप रख सकते हैं। वीकली कर लें जैसे भी है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एंटिटी, तो इस तरह। फिर है जी द अमाउंट ऑफ कैश पेमेंट्स रिसीव्ड शुड बी रिकॉर्डेड एंड सब्सिक्वेंटली चेक्ड अगेंस्ट द अमाउंट बैंक्ड, जो आपने पेमेंट्स जो पैसे आपके पास रिसीव हुए हैं उनको रिकॉर्ड करें, और जो आपने बैंक में जमा करवाए हैं वो भी आपने एक एंट्री की होगी, बाद में उसको बैंक स्टेटमेंट में भी ट्रेस करें कि उसमें नज़र आ रहे हैं कि नहीं। ये कंट्रोल है
तो इन्हीं कंट्रोल्स के अगेंस्ट टीओसीज हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है जी, तो ये ना मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं, इसको भी आपने देखना है, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो आपने पूछ लेना है। पैटी कैश के ऊपर अलग से बताया, पैटी कैश का आपको पता होगा, पैटी कैश मतलब जो रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम करने के लिए पैसा आप रख लेते हो, 50,000 रख लिया, 60,000, ये भी डिपेंडिंग ऑन नीड 10 लाख भी रख सकते हैं, जितनी बड़ी कंपनी उस हिसाब से, कि भाई छोटे मोटे जो ऑफिस सप्लाईज हैं, कोई रिपेयर मेंटेनेंस का हल्का फुल्का काम है, बार बार बैंक ना जाना पड़े, या आमतौर पे किया जाता है जहाँ पर आपकी मोस्टली ट्रांजेक्शंस बैंक्स के थ्रू होती हैं, तो आप फिर कुछ पैसा पैटी कैश में रख लेते हो। अगर तो होनी ही कैश में है तो कैश तो अन्य वहाँ पड़ा हुआ है ना, ठीक है, उसमें से आप देते रहते हो। तो पैटी कैश का सही कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर आप मोस्टली बैंक्स के थ्रू करते हो ट्रांजेक्शन वगैरह, लेकिन छोटी मोटी जो ट्रांजेक्शन है 500, 700, 800, 1000, 1500, 2000, डिपेंडिंग ऑन साइज एंड नेचर ऑफ एंटिटी, वो आप इधर से कर लेते हो। तो भाई इसमें पैटी कैश में भी कुछ उसने रिस्क नहीं बताए, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बता रही हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से आप खुद जा सकते हो रिस्क पे। उसने कहा कि ये हो सकते हैं टू अवॉइड और रिड्यूस द रिस्क ऑफ पैटी कैश बीइंग स्टोलन, मतलब है कि भाई पैटी कैश चोरी हो जाता है, उसको वो में हमारा रिस्क था, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि चोरी ना हो, सिंपल। देन टू इंश्योर दैट ऑल स्पेंडिंग आउट ऑफ पैटी कैश इज प्रॉपरली ऑथराइज, इसका मतलब अनऑथराइज हमारी हो जाती थी स्पेंडिंग, जिसका जो दिल का खरीद लेता रहा, ये रिस्क था हमारा। अब हमने क्या कहा, ऑथराइज होनी चाहिए। टू इंश्योर दैट ओनली द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश आर विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक टू गो इनटू पैटी कैश। हाँ, करेक्ट अमाउंट से मुराद क्या है कि जितनी रिक्वायर्ड है, जो अप्रूव्ड है, ऑथराइज है, जो लिमिट सिर्फ उतनी ही लिमिट के पैसे बैंक से आपके निकलें, ठीक है। तो ये एक है। टू इंश्योर दैट ऑल स्पेंडिंग आउट ऑफ पैटी कैश इज अकाउंटिंग फॉर। अब देखें, उसने पहले तो उसने चोरी करने वाली एक जनरल बात बता दी, फिर उसने कहा कि जो पैटी कैश में आ रही हैं चीज़ें, पैसे आ रहे हैं वो भी अप्रूव्ड होने चाहिए, जो जा रहे हैं वो भी अप्रूव्ड होने चाहिए, जो पेमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। कंट्रोल उसने बता दिया कि भाई जो आपकी अमाउंट आपने रखनी है, देखें ऊपर से अभी बना लेते हैं, जैसे उसने कहा पैटी कैश बीइंग स्टोलन का रिस्क है, तो सेफ गार्ड कर लें यार, उधर जहाँ पर पैटी कैश पड़ा होता है वो कोई कैमरा शैमरा लगा लें, ठीक है। जनरल कंट्रोल्स वहाँ पर लगाएं, फिजिकल कंट्रोल्स, उधर से एक थोड़ी सी बचत हो सकती है। गले को लॉकर शॉकर लगाएं, टिल को कोई लॉक लगाएं ताकि वो ना ओपन हो, ठीक है। फिर हमें एक रिस्क स्पेंडिंग आउट ऑफ पैटी कैश प्रॉपर्ली ऑथराइज, ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव था कि ऑथराइज होना चाहिए, तो यही कर लें कि भाई कोई लिमिट्स डिसाइड कर लें कि इतनी लिमिट तक फलां बंदा अप्रूव करेगा, इतनी लिमिट तक फलां बंदा अप्रूव करेगा, ऑथराइज होनी चाहिए, ठीक है। देन क्या दी, ओनली दी करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश आर विड्रॉन, मतलब कि करेक्ट अमाउंट से मुराद है जितनी रिक्वायर्ड है, तो आप कहेंगे लिमिट रख लें कि एक महीने में या 15 दिन में इतना ही पैसा पैटी कैश से निकल सकता है, ताकि अन्य वाना लोग पैसा निकलवा के बेजा उसका माल मुफ्त दिले पे रहम करते रहें, तो उससे बचने के लिए ये कंट्रोल बनाया जा सकता है, ठीक है जी। फिर वो कह रहा है पैटी कैश शुड बी केप्ट इन लॉक्ड कैश बॉक्स, ये सही है। ऑल विड्रॉल्स ऑफ पैटी कैश शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अ पैटी कैश वाउचर, जो विड्रॉल हो रहे हैं, मतलब पैटी कैश में से पैसा जा रहा है, ये 500 रुपये की चाय आ गई है, चलो 700 रुपये के समोसे आ गए हैं वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे वाउचर्स उनके बन रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही हो प्रॉपर्ली, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि अकाउंटेड फॉर भी होने चाहिए, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो, अकाउंटिंग हो, तो भाई वो अकाउंटिंग होनी चाहिए, डिटेल उसकी सारी आ रही हो, ठीक है। आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली, वट एवर सूटेबल फॉर यू, आप उस पर, अच्छा ये जो मैं बातें बता रहा हूँ हो सकता है इधर ना भी लिखी हूँ, लेकिन आप इसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली नॉलेज के लिए है ना। तो आप मतलब है कि उसका वो जो वाउचर्स बने हुए हैं उनमें सैम्पल बेसिस पे देख सकते हैं कि अच्छा यार ये वाला दिखाओ, इसकी कितनी हुई है। ये मैं कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ, अभी टीओसीज तो नहीं ना हो रहे, कंट्रोल्स तो मैनेजमेंट का काम है, तो ये कंट्रोल लग सकता है कि जी आपके पास वाउचर्स की लिस्ट थी, एक्सपेंसेस आपने देखे, आपने कहा यार अच्छा ये 800 रुपये की पेमेंट है, ये ज़रा लेकर आना किस चीज़ की थी, उसने कहा ये, अच्छा कहाँ से प्रूव करवाया था, अप्रूवल वाला भी साबित हो गया, अच्छा ऑथराइज किसने किया था, ठीक है चलो सही है, तो आप इस तरह भी इसको देख सकते हो। फिर वो कहता है ऑल पैटी कैश स्पेंडिंग शुड बी ऑथराइज इन एडवांस, ये भी ठीक है। फिर वो रिसीट्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर पैटी कैश स्पेंडिंग, हर किसी की एक रसीद होनी चाहिए आपके पास, स्लिप लेकर आएँ, ये तो हर जगह पे होता है ना कि अगर आपका कोई ऑफिस बॉय या आपका कोई भी एडमिन का स्टाफ गया है कोई चीज़ लेने, तो आप उसे कहते हो भाई ना स्लिप भी लेकर आना, वही तो एविडेंस है, वरना फ़ायदा क्या है कंट्रोल लगाने का कि प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर ऑथराइज होना चाहिए, अगर वो स्लिप ही नहीं है आपके पास मौजूद। देन वो कहता है व्हेन मनी इज़ विड्रॉन फ्रॉम द बैंक टू टॉप अप पैटी कैश
ठीक है। द अमाउंट ऑफ द चेक फॉर द कैश विड्रॉल शुड बी चेकड अगेंस्ट द टोटल ऑफ द पेटी कैश वाउचर्स इन द पेटी कैश बॉक्स। हाँ, वो कहते हैं कि जो आपने अगर बैंक से पैसे निकलवाए हैं ताकि पेटी कैश को टॉप अप करें, टॉप अप से मुराद क्या है, भर दें उसको फिर से। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये आपने उधर से निकलवाया है, इधर 1 लाख रुपये आ गया, तो भाई वो जो पिछले खर्चे सारे हुए हैं वो भी सारे मैच होने चाहिए। जो पिछली बार पैसा निकला था क्या उसके अगेंस्ट वो सारे के सारे हो चुके हैं। ठीक है, वो सारा आपका खर्च निकल चुका है। द अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल शुड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टू द टोटल ऑन द पेटी कैश वाउचर सिंस द प्रीवियस कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। सही है। अच्छा, फिर वो कहते हैं देयर शुड बी ओकेजनल चेक्स ऑफ पेटी कैश बाय अ सीनियर। यहाँ पे चेक से मुराद बैंक वाला चेक नहीं है, कंट्रोल है। वही कि भाई वो कभी कभी कोई ना कोई सीनियर बंदा आके देख ले ताकि इंश्योर कर ले कि पेटी कैश सही तरह हैंडल हो रहा है वगैरह वगैरह। देयर शुड बी अ सिस्टम फॉर द रेगुलर रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी कैश एक्सपेंसेस। वो भी आपका पेटी कैश रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस तरह बाकी की बुक कीपिंग, बाकी की अकाउंटिंग करते हो उसी तरह इसकी भी प्रॉपरली होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलें जी, ये था जी आज का अपना। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लेना है, बड़े क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए मेरे कंट्रोल्स। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।